हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखो आज जो है कि हम लोग सोशियोलॉजी के जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है। क्या है कि भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की व्याख्या कीजिए अथवा वर्तमान भारतीय समाज की उदीयमान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये कानपुर में ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कानपुर में 2012 में आया है। ठीक है, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये जो मतलब कि मेरे प्लेलिस्ट पे जो है कि अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के प्रैक्टिकल चारों सेमेस्टर की हर पेपर की दी हुई है। आप वहां पर जा कर करके वो प्रैक्टिकल फाइल बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हो। और जो है कि फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के जो यूनिट्स हैं उसके लॉन्ग और शॉर्ट और एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, आप उसको भी जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप, मॉडर्न नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, आधुनिक युग में भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए और निरंतर हो रहे हैं। आज यहाँ भारतीय समाज विकास की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अनेक दोषों और समस्याओं से भी ग्रस्त हो रहा है ना। हमारा जो आधुनिक समाज है वो एक नए समाज की ओर परिवर्तित हो रहा है और इसके साथ साथ जो है कि इसका बहुत तेजी से विकास भी हो रहा है। और उसके साथ साथ जब कोई किसी भी चीज में विकास होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, तो परिवर्तन भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, साथ में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। ठीक है, भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जो भारतीय समाज का जो आधुनिक स्वरूप है, जो नया स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, उसको जो है कि हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला क्या हो गया, जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था, यानी कि जनतांत्रिक का इंग्लिश क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट कि हम जो है कि डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था है। भारत में क्या है, किस तरह की व्यवस्था है, जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि जो है कि डेमोक्रेटिक है हमारा भारत। ठीक है, इस व्यवस्था में दो तत्व निहित है, एक जनतंत्र और दूसरा समाजवाद। इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था की गई है डेमोक्रेटिक, इसमें दो तत्व इसके बनाए गए हैं, एक है जनतंत्र और दूसरा है समाजवाद। ठीक है, जनतंत्र के अनुसार भारत की जनता के हाथ में शासन की सर्वोच्च सत्ता है और समाजवाद के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों के उत्थान पर बल देकर गर्वहीन समाज स्थापित करने की कल्पना की गई है। भारत में समानता यानी कि इक्विलिटी, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मतलब कि जो समाजवाद को दो भागों में बांटा गया है, एक है जनतंत्रात्मक और दूसरा है समाजवाद। तो जो जनतंत्रात्मक समाज है, ये जो सत्ता है, ये जो भारतीय सत्ता है, ये जनता के हाथ में रहती है। जनता जिसको चाहे वोट दे और उसको अपना प्रतिनिधित्व बनाए। ठीक है, और दूसरा है समाज। तो ये दोनों मिल करके जो है कि गर्वहीन समाज का स्थापना कर रहा है और इसके अंदर जो है कि समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, ये सब सिद्धांत इसके अंदर डाले गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरा क्या पॉइंट है कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है कि जब समाज में न्याय के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि ऊंची जाति के लिए न्याय के लिए कानून बनाए गए और जो नीची जाति है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उसको जो है कि न्याय उसके लिए नहीं है। समाज के लिए जो है
एक तरह का कानून है और सबके लिए एक समान न्याय भी है। तो इसी के लिए सामाजिक न्याय भी दिया गया, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान में कहा गया है कि सबको समानता की दृष्टि से भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और समाज के उन वर्गों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए जिनका लंबे समय से शोषण और दमन हुआ है, जिससे वे उठकर समाज के दूसरे वर्गों के बराबर आ सकें। ठीक है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सबको यथोचित सम्मान तथा उन्नति के अवसर उपलब्ध हो। मतलब सामाजिक न्याय में यही है कि भारतीय संविधान में जो है कि सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त किया गया है और खास करके जो नीची जाति के, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जो है कि विशेष सुविधाएं दी गई हैं, क्योंकि उनको जो है कि उन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है कि आरक्षण दिया गया है और क्योंकि उनके साथ बहुत लंबे समय तक शोषण होता रहा। बड़े जाति के लोग, बड़े धर्म के लोग उनको शोषित करते रहे थे, तो इसलिए जो है कि भारतीय संविधान में उनके लिए एक विशेष जो है कि सुविधाएं दी गई और उनके लिए जो है कि एक अच्छा कानून बनाया गया। उनको भी बराबरी का अधिकार दिया गया। पहले उनको बराबरी का अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान में उनको भी बराबरी का अधिकार दिया गया। वो भी अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से जो चाहे वो सरकारी पोस्ट पा सकते थे या किसी भी समाज में रह सकते थे। ठीक है, तो ये था। ठीक है, उसके बाद फिर है कि धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है कि आधुनिक भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करने और उसका प्रचार व प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है। राज्य किसी भी धार्मिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य किसी भी धर्म विशेष का ना संरक्षण देता है और ना ही कोई सुविधा देता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि किसी भारतीय समाज में जो है कि भारतीय समाज में जो धर्म है, सामाजिक धर्म है, हर अलग अलग धर्म के लोग समाज में, भारत में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उन सबको अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने काम और धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो है कि सुविधा दिया गया है। फुल स्वतंत्रता है उनको। वो और जो है कि कोई भी धर्म का लोग अगर दूसरे धर्म में आना चाहता है तो उसको भी ये स्वतंत्रता दिया गया है कि वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। राज्य किसी भी धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। राज्य किसी भी धर्म विशेष का संरक्षण देता है और ना ही कोई सुविधा देता है। राज्य किसी भी विशेष धर्म को लेकर करके कोई संरक्षण भी नहीं देता है कि भाई अगर हिंदू है तो हिंदू को ज्यादा संरक्षण दिया जाएगा, मुस्लिम को नहीं, और अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है, ईसाई है, जो भी है तो उसको ज्यादा संरक्षण दिया जाएगा और किसी और को नहीं। राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है और सभी सुविधाएं सबके लिए एक समान है। ठीक है, तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद फिर सेक्युलरिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है कि आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है, आधुनिक भारतीय समाज में आर्थिक आधार पर 3 वर्गों में सारी जनता बांटी गई है। मतलब कि आधुनिक समाज, ये जो मॉडर्न समाज है, इसमें जो है कि आर्थिक आधार पर, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर जो है कि सारी जनता जिसके पास जितना पैसा है उसी के अकॉर्डिंग उसका डिवाइड किया गया है। धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो धनी वर्ग में आ गया, जिसके पास
थोड़ा पैसा है, थोड़ा कम है, यानी कि मिडिल फैमिली हो गया वो, और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरा गरीब है, उसको जो है कि निर्धन वर्ग में रखा गया है। धनी अधिक धनी होता जा रहा है और निर्धन अधिक निर्धन हो रहा है। समाज में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्ग व्यापक रूप से उभर रहा है और अपनी स्थिति में असंतुष्ट है। जितना लोग धनी है वो और भी ज्यादा धनी होता जा रहा है, जो गरीब है वो और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। और मध्यम वर्ग का मतलब, मध्यम वर्ग की स्थिति ऐसी है कि वो ना तो अपने ज्यादा धनी हो पा रहा है और ना ही वो गरीब हो पा रहा है। वो इस असमंजस में पड़ा हुआ है और इससे भी वो भी असंतुष्ट है, यानी कि गरीब भी असंतुष्ट है, अमीर भी असंतुष्ट है और मध्यम वर्ग का लोग भी असंतुष्ट है इस आर्थिक असमानता के कारण। ठीक है, बेरोजगारी क्या है कि बेरोजगारी भाई अभी भी वही का हाल है, बेरोजगारी है। जहां पर रोजगार नहीं होगा वहां पर बेरोजगारी ही बेरोजगारी होगी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सही अनुपात में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिससे शिक्षित नव युवकों को निराशा, हताशा पैदा होती है। कोई कार्य न मिलने पर वे अनुचित और अनैतिक कार्यों को करने लगते हैं, जिससे उनका नैतिक पतन होता जा रहा है। बेरोजगारी में वही हो गया कि जिसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ गलत काम करने लगता है अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इससे भी जो है कि हमारे नैतिक समाज का जो है कि पतन होता जा रहा है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 6 है कि संतुलित परिवारों का विघटन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि व्यक्तिवाद की फैलती हुई भावना में संयुक्त परिवारों को विकसित करने वैयक्तिक परिवार को जन्म दिया गया, जिसके माता पिता अपनी संतान के साथ में रहते हैं। एक एकांकी परिवारों में भी भावात्मक संबंधों का आभास पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि संतुलित परिवारों का विघटन क्या हुआ कि संतुलित परिवार मतलब कि सब लोग जब एक साथ रह रहे थे, एक भरा पूरा परिवार जो होता है, पूरा फैमिली एक साथ रहता है, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो शिक्षित नव युवक हैं, जो मतलब कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ संयुक्त परिवार में रह रहे थे, अब उनको उनकी रोजगार को पाने के लिए कहीं दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर गांव के लोग एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो अब उनमें से कोई एक बच्चा जिसको पढ़ लिख करके कुछ करना है, अपना अच्छा लाइफ जीना है, तो वो अपने परिवार को छोड़ करके शहर चला गया अपने रोजगार के तलाश में, अपने फैमिली के चक्कर में कि भाई अच्छा कमाएंगे, अच्छे से अपने फैमिली का भरण पोषण करेंगे। तो उसके लिए जो है कि शहर गया और शहर में अपना जॉब ढूंढ लिया, कहीं ना कहीं मिल गया और उसके बाद फिर वहीं रहने लगा। तो इससे क्या हो गया कि संयुक्त परिवार का विघटन हो गया। अब एकांकी मतलब कि एक जो भरा पूरा परिवार था, संतुलित परिवार था, अब वो विघटित हो गया और एकांकी बन गया, यानी कि जो जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, बस वही। ठीक है, तो इस तरह से संयुक्त संतुलित परिवार का विघटन हो गया, संयुक्त परिवार अब विघटित हो गया। ठीक, दहेज प्रथा और बाल विवाह। दहेज प्रथा भी एक बहुत भयानक कारण है इस समाज में, हमारे समाज में। जो लड़कियां जो है कि अपने मतलब कि माँ बाप उसकी शादी करते हैं, अगर दहेज ना दिया तो उसको किसी न किसी तरीके से बहुत प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या फिर कभी कदार जला भी दिया करते हैं। तो इस तरह से जो है कि दहेज प्रथा और बाल विवाह, जो छोटी उम्र की लड़कियों को जो है कि शादी करके शादी कर दिया जाता है, जिससे कि उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था मेरे लैंग्वेज में। अब इनके लैंग्वेज में क्या है कि दहेज प्रथा आधुनिक भारतीय समाज की गंभीर समस्या है, जिसके कारण ना जाने कितनी नव युवतियों को अपना जीवन का बलिदान करना पड़ता है। कानून बनने के बाद भी बाल विवाह की कुरीति खूब प्रचलित है। विधवाओं पर अत्याचार और अनमेल विवाह आज भी कम नहीं हुई है।
है ना। मतलब कि जो बाल विवाह है उसके कारण भी जो है कि महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार होता रहा है और हो रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह पर जो है कि बाल विवाह कर दिया जाता है। और जो है कि जो दहेज प्रथा के कारण जो है कि लोगों को, जो लड़कियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और साथ में जो विधवा हैं उनको बेमेल लोगों से शादी कर कर करके उसके कर दिया जाता है, जिससे वो भी जो है कि बहुत परेशान हाल में रहती हैं। तो इस तरह से जो है कि महिलाओं, आज इतना समय बीत गया तब भी कानून बनने के बावजूद भी ये सारी घटनाएं अभी भी होती ही रहती हैं। इस पर कोई भी रोक, मतलब कि अभी भी इस पे किसी भी तरह का कार्य, जो एक अच्छा कार्य होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये भी एक समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जिसका स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड जो हो गया लो है। लो स्टैंडर्ड के लोग भी बहुत अपना रहन सहन ऊंचा करने के चक्कर में बहुत कुछ गलत काम करने लगते हैं, जिससे कि स्टैंडर्ड तो हाई हो जाता है लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो खराब हो जाता है। ठीक है, और कभी बेरोजगारी के कारण, ठीक है, तो निर्धनता और बेरोजगारी के कारण लोगों को रहन सहन का स्तर गिरता जा रहा है। यद्यपि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार द्वारा अनेकानेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। ठीक है, निर्धनता और बेरोजगारी के कारण जो है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो जो है कि नीचे गिर रहा है। अच्छा, मान लो, देखो, जैसे कि पहले क्या था कि सबको रोजगार मिल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, अब एकाएक अगर उसके रोजगार को मतलब कि हटा लिया गया, उसको काम से हटा लिया गया, फिर अब उसके पास कोई रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी चल रहा है, जॉब ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रहा है, निर्धनता बढ़ती जा रही है, फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब होता जा रहा है। तो इस तरह से जो उसके घर के जो है जीवन स्तर, उसका क्या हो रहा है, वो गिरता जा रहा है, निम्न होता जा रहा है। ठीक है, सरकार इसके लिए कोई काम नहीं कर रही है, सच बोलो तो कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ काम कर रही है, चलो आप उसके लेकर के आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोगों में हताश बढ़ता जा रहा है कि कैसे क्या करें, कैसे अपने फैमिली का भरण पोषण करें। चलो, फिर है कि जनसंख्या की वृद्धि। अब जनसंख्या की वृद्धि क्या है कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। भाई जिस तरह से दिन ब दिन जो है कि जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, हाँ, तो जनसंख्या जो है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसमें कोई कंट्रोल भी नहीं है। लोग मतलब कि भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो क्या है इसका कि आज की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है। इस समस्या ने भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप को अत्यधिक प्रभावित किया है। इस समस्या के परिणाम स्वरूप खाद्य सामग्री का अभाव हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीवन स्तर गिर रहा है, प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है और सामाजिक तथ्य, नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। देखो, जनसंख्या बढ़ने से इतनी सारी समस्या आ रही है और इसके साथ साथ लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, भरे घर में खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, बेरोजगारी भी बढ़ती ही रहेगी, उसमें भी कोई काम नहीं होगा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण इतनी सारी समस्याएं आ रही है और उस पर कोई ना लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही किसी तरह का कोई सुविधा सरकार के तरफ से भी मिलेगा। वो अपने इंसान को चाहिए कि अपने रोजगार में जितना वो कमा रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने फैमिली का जो है कि फैमिली को रखे। ठीक है, तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्याएं हैं वो है। ठीक है,
ठीक है, तो ये 10वां पॉइंट क्या है कि स्त्रियों की दशा में परिवर्तन। दशा मतलब स्थिति, ठीक है। तो क्या परिवर्तन आया कि चेंज इन वुमेन्स कंडीशन, ठीक है। तो भारतीय संविधान ने सबको समान अधिकार प्रदान करके स्त्रियों को पुरुषों के बराबर बना दिया है। आज भारत की स्त्रियां सभी व्यवसायों में काम कर रही हैं। हाँ, क्योंकि जब पहले का जमाना क्या था कि स्त्रियों को जो है कि पढ़ने लिखने का ज्यादा अवसर नहीं दिया जाता था, जिसके कारण वो घर में ही रह कर के किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर पाती थी, ठीक है, घरेलू ही काम करती थी। लेकिन अब जो है कि जब संविधान बना और भारत में जो है कि स्त्री और पुरुष को एक समान अधिकार दिया गया, स्त्री भी वो पढ़ाई कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं, वही जॉब कर सकती है, वही स्थान प्राप्त कर सकती है जो पुरुष प्राप्त कर सकते हैं। उनको भी संविधान में सरकार के द्वारा जो है कि सीट है उसको प्राप्त किया गया है, दिया गया है। तो इससे जो है कि अब स्त्रियां भी उन सभी जो है कि पोस्ट को पा कर के अपना विकास कर रही है। तो इससे जो है कि भारत का विकास भी हो रहा है और जो है कि व्यवसायों में भी हर व्यवसाय कर रही है लड़की आजकल, स्त्रियां आजकल। तो इस तरह से लड़कियों का जो काम है वो अब हर लाइन में है, ठीक है। तो स्त्रियों का इस तरह से विकास भी हो रहा है और भी आने वाले समय में भी और भी करेंगी, ठीक है। अब 11 नंबर पॉइंट क्या है कि विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन। जो विघटनकारी शक्तियां हैं, ठीक है, इनकरेजमेंट ऑफ फिसिपेरियस, ठीक है, टेंडेंसीज। हाँ, तो अब है ये क्या था 11 नंबर पॉइंट की विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन। तो आधुनिक भारतीय समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता जा रहा है। जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद आदि के अलगाववाद को प्रोत्साहन दिया गया है। लोगों के चिंतन में अंतर आया है। वे संपूर्ण समाज के हित की दृष्टि से ना सोचकर अपनी जाति, अपने समुदाय, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र और अपने प्रांत के लिए ही दृष्टि से सोचते हैं। हाँ, सही बात है। विघटनकारी शक्ति को प्रोत्साहन। विघटनकारी का मतलब कि जो समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि जातिवाद। अब अपने अपने जात के लिए सब लोग जो है कि दूसरे जात की बुराई और अपने जैसे कि ऊंचे जात के लोग हैं वो नीचे जात को देखना पसंद नहीं करते हैं, उससे बातचीत करना, उसके साथ मिलजुल के बैठना उठना नहीं पसंद करते हैं। ये क्या हो गया, ये सोच एक विघटनकारी सोच देता है। उसके बाद संप्रदायवाद, जो हम लोग एक साथ एक समाज में जो रहते हैं तो एक साथ मिल करके रहते हैं तो सांप्रदायिकता बनती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मिल करके ना रहे, उन लोगों में ये रहे कि भाई ये तो मुसलमान है इसके साथ हम क्यों रहें, ये हिंदू है इसके साथ क्यों रहें, तो इस तरह से हम लोगों का जो सोच है वो क्या होगा, विघटन हो जाएगा। हमारे सोच में एकता नहीं रहेगी, ठीक है। भाषावाद, हम भाषा में कुछ और बोल रहे हैं, वो भाषा से कुछ और बोल रहे हैं, तो इससे भी जब मैच नहीं करता है लोगों का भाषा एक दूसरे से तो उसमें भी विघटन हो जाता है, ठीक है। प्रांतवाद, एक प्रांत का लोग है जैसे कि कोई जो है कि दूसरे प्रांत से आया, ठीक है, और इंडिया में आकर करके रहने लगा, ठीक, तो उसमें भी प्रांतवाद होने लग गया कि भाई ये तो दूसरे जगह का लोग है, इसके साथ जो रहना मतलब हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये इस तरह से इन लोगों का जो रहन सहन है ये हमारे साथ का नहीं है, हम इसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये प्रांतवाद में विघटनकारी हो गया। और अलगाववाद का है कि सब चीज मिल कर करके एक दूसरे से अलग अलग रहने का
सोचते हैं कि भाई हम अगर हिंदू हैं तो हम हिंदू समाज बनाकर कहीं रहेंगे, उसमें मुसलमान लोगों को कोई जगह नहीं दिया जाएगा। मुसलमान लोग हैं तो मुसलमान लोगों में क्या है कि वो लोग भी यही अगर सोच लें तो ना हिंदू एक दूसरे से मिलेंगे, ना मुसलमान एक दूसरे से मिलेंगे, ना सिख ईसाई, ना ऊंचा ना नीचा, ना पिछड़ा जाति ना ऊंचा जाति, कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करके रहना पसंद नहीं करेगा। और इसमें क्या होगा पता है, इससे ये होता है कि लोग एक दूसरे से जब इतना ज्यादा जब दिल में एक दूसरे के लेकर के नफरत का भाव पैदा होना शुरू हो जाता है, तो लोग जो है कि इस तरह से समाज को एक तरह से अपने देश को कमजोर बनाते हैं। ठीक है, और देश हमारा ये जो भारत है, हमारा एक जो भारत है ये लोकतंत्रात्मक देश है। हम सब मिल कर करके इस भारत को बनाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का बलिदान इसमें शामिल है। और इन सब को मिला करके ही देश आजाद हुआ था, सभी लोग मिल कर करके देश आजाद किए थे। तो इसमें जो है कि ये जो सोच है कि भाई हिंदू समाज के ही साथ रहेगा, मुस्लिम समाज के साथ रहेगा, तो ये एक समाज के साथ हम लोग खुद धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज हम ही लोगों ने बनाया है। और अब इसी समाज का हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इस समाज को तोड़ रहे हैं, इस समाज को विघटित कर रहे हैं। इस समाज में कभी भाषा का जो है कि डाल देते हैं कि इसकी भाषा हमसे नहीं मिलती, कभी हम जातिवाद ले आते हैं, कभी हम जो है कि लोगों का जो है कि धर्म ले आते हैं, कभी ऊंचा जाति, कभी नीचा जाति, कभी संप्रदायवाद, ये सब एक रीजन डाल देते हैं जिससे कि हम लोग एक दूसरे से विघटित हो रहे हैं। और विघटन होने का मतलब ये होता है कि कमजोरी। जब एक लकड़ी, जब 10 लकड़ी एक साथ मिल कर करके एक गठरी बन जाती है, एक पूरा गठरी बन जाती है, बंडल बन जाता है, तो उसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, आप भी जानते हो। और अगर एक एक अलग अलग रहेगा तो उसको आराम से दूसरे लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो अगर इंडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये गलत बातें हैं। और हमें इस चीज़ों को जो है कि हम नए समाज के बच्चे, हम इन सबको एक ब्रॉड माइंडेड के साथ सोचना चाहिए कि जिस तरह पुराने जमाने में ऐसा होता था ना कि लोग नीचे जाति के लोग को पसंद नहीं करते थे, हिंदू समाज मुसलमान को पसंद नहीं करता था, मुसलमान हिंदू को पसंद नहीं करता था, सिख ईसाई हर एक चीज में मतलब कि अलगाव था। वही चीज फिर से आ गया और अब फिर से ये समाज ये विघटन हो रहा है और हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको एक साथ एक ही समाज में और एक ही इस आसमान के नीचे जो इंडिया है इसके अंदर हम लोगों को रहना है। और इसी में हम लोगों को बातचीत, हर फेस्टिवल देखो, इंडिया में हर जाति के लोग रहते हैं, इसीलिए अलग अलग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इंडिया पॉपुलर इसीलिए है, ठीक है। और अगर सिर्फ एक जाति के लोग यहाँ पर रहेंगे, एक धर्म का ही फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि इसमें रंग खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही रंग रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, और सबको एक जैसा मिल कर करके एक सोच रखना चाहिए, और वो है इंसानियत और वो है एकता, ठीक। तो चलो दूसरा 12 नंबर पॉइंट क्या है कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन क्या हुआ कि चेंज इन सोशल वैल्यूज, ठीक है। आधुनिक भारतीय समाज में नवीन विचारों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण प्राचीन सामाजिक मूल्य विलुप्त हो रहा है और उनका स्थान नए मूल्य ले रहे हैं। इसलिए भारतवासी आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। देखो, सामाजिक मूल्य में परिवर्तन आ गया, इसीलिए आया क्योंकि हम मॉडर्न युग में प्रवेश कर रहे हैं और आधुनिक जो पुराना था, ओल्ड युग था, उसको छोड़ रहे हैं। तो इससे हमारे
सोसाइटी में हमारे अंदर सोशल जो लोग हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार ना कर कर करके अस्सलाम वालेकुम ना कर कर करके हम क्या करते हैं, हम हाय हेलो और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट ये सारा चीजें कर रहे हैं जो वेस्टर्न तरीका है। तो हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो हम लोग क्या करते हैं, खो रहे हैं। तो और मॉडर्न तरीका अपना रहे हैं। तो इससे जो है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो इंडिया है, उसका मूल्य हम लोग खोते जा रहे हैं। और इसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि भाई इंग्लिश बोलना और अपने आप को चेंज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम लोग छोड़ दें, खत्म कर दें। ठीक है, तो इसी के कारण हमारे सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। नैतिक व धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन, ठीक है, तो भारतीय चेंज इन मॉडर्न एंड रिलीजियस वैल्यूज, ठीक है। तो भारतीय समाज धर्म प्रधान रहा है। यहाँ व्यक्तियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा है। प्रेम, सत्य, अहिंसा, सहयोग, सहिष्णुता, परोपकार आदि भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य रहे हैं। परंतु आज सत्य के स्थान पर असत्य, अहिंसा के स्थान पर हिंसा, प्रेम के स्थान पर घृणा, सहयोग के स्थान पर असहयोग व ईर्ष्या और परोपकार के स्थान पर स्वार्थ भावना बढ़ रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि नैतिक व धार्मिक मूल्य जो हमारे थे वो सब हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। हमारे अंदर अब जो पहले था ना, दूसरों के लिए प्रेम था, हम सच बोलते थे, हम अहिंसाकारी थे, कोई हिंसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते थे, सहिष्णुता था हमारे अंदर, परोपकार था, उपकार, हम एक दूसरे के लिए उपकार काम करके उपकार करते थे। अब उसका जगह क्या हो गया है, उसके जगह जो है कि हम लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं, हिंसा हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ गई है और इसके कारण हमारा जो नैतिक और धार्मिक मूल्य है ये खत्म होता जा रहा है। हम लोग जो है कि जातिवाद करने लगे हैं, हम लोग जातिवाद के कारण एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं, हम लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके रहना नहीं चाहते, एक दूसरे से प्रेम की भावना खत्म हो गई, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, सहयोग नहीं करते एक दूसरे को, सब लोग अपने अपने जात और धर्म के पीछे लगे हुए हैं और धार्मिक युद्ध करते रहते हैं हमेशा। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है कि गलत है। लोग एक दूसरे से जलने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं और उसके कारण बहुत सारी ऐसी जो है कि चीजें जो है कि भारत में होती जा रही है, जिसके कारण लोग एक दूसरे से विघटित हो रहे हैं। एक दूसरे का जो सम्मान था वो दिल से खत्म होता जा रहा है और वहां पर क्या ले रहा है जन्म, ईर्ष्या और घमंड और जो है कि हमें हिंसा, ये सारी चीजें सबके दिल में एक दूसरे के लिए पैदा हो गई है। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, कोई किसी के सहयोग नहीं कर रहा, कोई किसी के फेस्टिवल में, एक दूसरे के फेस्टिवल में जाकर के फेस्टिवल विश नहीं करता है। पहले के टाइम में एक दूसरे के फेस्टिवल में जाकर के लोग मजा से हंसी मजाक मतलब करते रहते थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई, अब सब अपने अपने में मस्त हैं। ठीक, तो अपना पर्व त्योहार अपने खुद मनाते हैं, वो खुद मनाते हैं, तो ये खत्म बात। तो इस तरह से हमारे सामाजिक मूल्य और में क्या हो रहा है, परिवार मूल्य ही खत्म हो गया। जो चीज थी, ये मूल्यवान चीजें थी, जो हम एक दूसरे के साथ मिल करके रहना और एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का सहयोग करना, सहिष्णुता करना, एक दूसरे के ऊपर परोपकार करना, ये मूल्यवान चीजें थी। ठीक है, इसी को जब खत्म कर देंगे, इसके जगह ये सारी चीजें आ जाएंगी कि एक दूसरे के से हम नफरत करेंगे, झूठ बोलेंगे, हिंसा करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे,
तो ये सारी चीज तो खत्म हो ही जाएगी। जो मूल्य था भारत का वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो उच्च आकांक्षाएं क्या हो गया, हाई एस्पिरेशंस। वर्तमान समय में प्रत्येक भारतीय की इच्छाएं और आकांक्षाएं ठीक है, वर्तमान समय में प्रत्येक भारतीय की इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है। एक दूसरे का अनुकरण करने की इच्छा बढ़ रही है। इन इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अनैतिक और अवैधानिक कार्य कर रहा है। चोरी, डकैती, रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के बढ़ने से मनुष्य का चारित्रिक पतन हो रहा है। इसी ठीक है ना, समझ में आया कि उच्च आकांक्षाएं क्या है, कि लोगों के अंदर अब जो है कि आकांक्षाएं इतनी ज्यादा है, उम्मीद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बस हमको चाहिए, सिर्फ हमको ही चाहिए, दूसरे को तो मिलना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आ गई है। मतलब देखो, कोई आगे बढ़े, ये सपना रखे, ये उम्मीद रखे और ये काम करे, कोई गलत बात नहीं है। हर कोई चाहता है कि हम अपना जो है कि लेवल बढ़ाएं, ठीक है, लेकिन किसी के लिए घृणा रख करके नहीं, किसी को जो है कि मतलब उसके अंदर जो है कि क्या आ जाता है कि द्वेष की भावना आ जाती है, चोरी डकैती करने लगता है, भ्रष्टाचार, दिमाग में भ्रष्टाचार आ गया। बहुत सारे लोग जो है कि भ्रष्टाचारी हो गए हैं। सच का साथ छोड़ करके असत्य का साथ देने लग गए हैं। झूठ बोल करके अपना काम निकलवाते हैं और अपना काम करवाते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो सच बोल रहा है, जो अच्छा इंसान है, वो लोग पीछे बढ़ता जा रहा है, पीछे चला जाता है। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ गया तो हमारे इंडिया का क्या हो गया, जो लोगों के अंदर जो एक इंसानियत थी वो खत्म होती जा रही है। और भ्रष्टाचार और जो है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो है जो इंसान को गलत रास्ते पर लेकर के जा रही है, चोरी डकैती करवाती जा रही है, वो रिश्वतखोरी हो रहा है। तो ये सब चीज बढ़ती जा रही है, इसी से लोग अपनी आकांक्षाएं पूरी कर रहा है। तो ठीक है, इसलिए ज्यादा आकांक्षाएं भी नहीं, अगर करना है तो सही वे में करो, ताकि उस चीज को पाने के बाद तुम्हारी फैमिली भी तुमको अच्छा फील करे, तुम भी अपने बच्चों को अच्छा एक लेसन दे सको। ये क्या कि बच्चे को भ्रष्टाचार सिखाओगे, बच्चे को रिश्वतखोरी करना सिखाओगे, चोरी डकैती करना सिखाओगे। अगर कोई अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, तो उसको पीछे पछाड़ दो और अपने आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे नहीं होता है। सबका एक साथ सहयोग करो, एक साथ मिल करके आगे बढ़ो, उसी में इंसानियत है, उसी में भारत का विकास है। ठीक है, तो इसी प्रकार वर्तमान भारतीय समाज का स्वरूप अधिक आशाजनक नहीं है। ठीक है, इसमें परिवर्तन लाना और सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा का विशेष दायित्व है। अतः ईमानदारी और निष्ठा से एक सुव्यवस्थित और उपयोगी शिक्षा योजना के निर्माण और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ठीक है, इसकी ये सारी चीजें, जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, इन सब चीजों के लिए जो है कि जो समाज का स्वरूप है वो एक तरह से खत्म होता जा रहा है। और इन स्वरूप को जो नया आधुनिक समाज है, इसी समाज में हमारे समाज का जो स्वरूप है, जो हमारे समाज की जो वैल्यूज है, वो खत्म होती जा रही हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक अच्छे शिक्षा की जरूरत है। हमको एक अच्छे जो है कि राह दिखाने वाले की, जो हमको एक साथ एक डोर में बांध सके, फिर से सभी जाति धर्म ऊंच नीच के जो भावना है, इसको खत्म कर करके फिर से एक करे। उस तरह की शिक्षा हमको चाहिए, और तभी हमारा समाज जो है कि सही से आगे बढ़ेगा और प्रगतिशील भी होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, और अच्छी बातें भी समझ में आई होगी। और आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो भी है
मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और इतना ही कहूँगी कि जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, ये जो चीज़ें हैं ये प्लीज़ आगे की जो आप लोग नए जनरेशन हो, ये सारी चीज़ें मन में बिल्कुल मत रखना। सब एक हैं, सब एक समान है। कोई भी धर्म, जाति, ऊंच नीच की भावना आप अपने अंदर मत रखना। हम लोग सब एक हैं और ये जो हमारा भारत है यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट मूल्य है, जो वैल्यू है ना, यही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। कल फिर से नए क्वेश्चन में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा इस क्वेश्चन को पढ़ कर करके। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, मतलब कि प्रैक्टिकल चाहिए, आपको प्रैक्टिकल बनाना ही होता है, तो मेरे प्लेलिस्ट में सारी प्रैक्टिकल फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप वहाँ पर जा कर करके उन सारी प्रैक्टिकल फाइल्स को देख करके उसको बना सकते हो। और एग्ज़ाम के बाद वाइवा वगैरह होता है, वो सब चीज़ भी प्रैक्टिकल से पता चल जाएगा। उसी से रिलेटेड वाइवा भी पूछा जाता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से एक नए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।